नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। ऊष्मागतिकी का आज अंतिम दिन माना जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जरूर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम समाप्त कर देंगे। थोड़ा लंबा चलता है ये चैप्टर, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि ये दो भागों में एक्चुअली बटा हुआ है। ये एक नहीं बल्कि दो चैप्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे सामने वाला भी आपका लंबा चला था, वो भी दो चैप्टर थे, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स दो अलग अलग चैप्टर के रूप में भी ट्रीट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसमें एक लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इंटरेस्टिंग, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण भी है और बहुत इंटरेस्ट भी आने वाला है, वह है स्वतः प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, कि भाई प्रकृति में कौन से प्रक्रम ऐसे हैं जो अपने आप होते हैं और कौन से प्रक्रम हैं जो अपने आप नहीं होते हैं। ऊष्मागतिकी हमें कैसे मदद करेगी यह पहचानने में कि कौन से प्रोसेस होंगे कौन से नहीं होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, मजा आएगा। देखिएगा, देखिए क्या है स्वतः प्रक्रम। जो हेडिंग है हमारी वह है स्वतः प्रक्रम की, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं स्वतः प्रक्रम यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है ना। सो इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये क्या है बेटा, यूं तो कुछ हद तक तो नाम से आइडिया लगता है कि जो खुद से हो वो प्रक्रम स्वतः कहलाएंगे, लेकिन डेफिनेशन सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। समझना, वे प्रक्रम जो स्वयं हो या फिर एक बार प्रारंभ किए जाने के पश्चात होते रहे, दोनों प्रकार के प्रक्रमों को यहां शामिल किया जाता है। कि भाई या तो वो खुद से हो जाएं, जैसे पानी का ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना, वो तो स्वतः होगा। पानी को यदि ऊंचाई मिल जाए और नीचे जाने का साधन मिल जाए तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप नीचे गिरेगा ही गिरेगा ग्रेविटेशन फोर्स के तहत। सो ये प्रक्रम स्वतः प्रक्रम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो खुद से ही होता है, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जैसे हमने मोमबत्ती जलाई, खुद से तो नहीं जली, आपने जलाई, लेकिन एक बार जलाए जाने के बाद में आपका वहां उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, या माचिस की निरंतर आवश्यकता उसको नहीं पड़ने वाली है। यानी एक बार जला के छोड़ दीजिए, वो जलती रहेगी। आप कहेंगे सर हम तो फूंक मार के बुझा दे, तो फिर तो भैया ऐसे काम काहे कर रहे हो, फूंक मारने की जरूरत नहीं है। जिन परिस्थितियों में उसे जलाया गया वो परिस्थिति तो रखनी ही पड़ेगी आपको, नहीं। सो जिन परिस्थितियों में जलाया गया, यदि वो परिस्थितियां बनी रहें, कोई और चेंज आप उनमें मत करो, तो वो अपने आप जलती रहेगी जब तक उसमें मोम उपस्थित है। तो ये प्रक्रम भी स्वतः कहलाता है। हालांकि मोमबत्ती खुद से नहीं जली है, लेकिन प्रारंभ किए जाने के बाद जो लगातार होते रहें उनको भी हम इसी कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो समझे बात को, उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं पहले इसे यहां डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि स्वतः प्रक्रम क्या है भाई। तो हम कह सकते हैं कि वे प्रक्रम, इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। वे प्रक्रम जो स्वतः हो, या तो वो खुद ही हो जाए, कोई रोक टोक नहीं। वे प्रक्रम जो स्वतः हो अथवा एक बार प्रारंभ अथवा प्रारंभ किए जाने के पश्चात, प्रारंभ किए जाने के बाद होते रहें। जो एक बार स्टार्ट आपने कर दिया और वो चलते रहें, तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं, उन्हें भी हम स्वतः प्रक्रम कहते हैं। जो स्वतः हो अथवा प्रारंभ किए जाने के बाद एक बार आपने स्टार्ट कर दिया और वो कंटिन्यूसली क्या है, होते ही रहें, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्वतः प्रक्रम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों, कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पर, कौन सा एग्जाम्पल आप लेना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जैसा मैंने कहा, जल का ऊंचाई से नीचे गिरना, एक तो ये है ही, इसको तो हम मानेंगे ही। दूसरा, मोमबत्ती को जलना, आपको मालूम है कि एक बार जलाए जाने के बाद वह जलती रहेगी, तो इसको भी हम स्वतः प्रक्रम की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन फिर अस्वतः कौन से होते भाई? अस्वतः जैसे आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया और उसके लिए फिर लगातार आपको जिससे स्टार्ट किया उसकी जरूरत हो। जैसे कि मैं पानी ऊपर चढ़ा रहा हूं, जैसे हमारे घरों में भी होता है, पानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाना है तो आपको मोटर की आवश्यकता पड़ती है। मालूम है अपने आप तो चढ़ेगा नहीं, और एक बार मोटर चालू करने के बाद वो लगातार चढ़ता रहेगा ऐसा नहीं है। जब तक मोटर चलेगी तब तक पानी चढ़ेगा। आपने मोटर बंद कर दी, पानी चढ़ना बंद हो गया। ये अस्वतः प्रक्रम है। एक बार प्रारंभ कर, देखो खुद से तो हो ही नहीं रहा, और एक बार स्टार्ट करने के बाद भी होता रहेगा ऐसा भी नहीं हो रहा।
क्योंकि ये दोनों चीजें यहां पर ऑब्जर्व नहीं हो रही हैं, तो इसीलिए ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? अस्वतः प्रक्रम, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वह प्रक्रम जो खुद से न हो पाए और न ही प्रारंभ किए जाने के बाद लगातार चलते रहें, उन्हें अस्वतः प्रक्रम कहते हैं। अब किसी स्वतः प्रक्रम के होने के लिए कोई तो कारण होता होगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं, बिना कारण के तो होगा नहीं। कोई प्रक्रम जब आपका स्वतः हो रहा है, आप खुद से कर रहे हो, तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक आपको लगता होगा, कुछ तो कारण आपको लगता होगा कि हाँ, इससे मुझे ये एडवांटेज होने वाला है। इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, चालक बल। किसी कार्य के लिए चालक बल ऊष्मागतिकी के अनुसार कौन कौन से होते हैं, जिससे वो खुद से ही हो जाता है। मैंने पहले भी इस तरह की चीजें बताई हैं, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, आपको ध्यान होगा। यह बात हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान भी की थी। तो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है किसी प्रक्रम के होने के लिए? तो देखिए, स्वतः प्रक्रम हेतु चालक बल क्या होते हैं, ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं? चालक बल का मतलब होता है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है जो उसे खींच कर ले जाए उस दिशा में जहां आप उसे भेजना चाह रहे हो। आप उसको जिस दिशा में भेजना चाह रहे हो, वहां पर आप उसे कैसे भेज पा रहे हो, या कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। तो ऊष्मागतिकीय रूप से दो कारक हम ड्राइविंग फोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी हम मान सकते हैं कि दो ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण कोई प्रक्रम होना चाहता है। देखिएगा, निम्न दो कारक चालक बल हो सकते हैं, यानी कि दो फैक्टर ऐसे हैं जो किसी भी प्रोसेस को होने के लिए इंस्पायर्ड करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो बेटा कौन से दो कारक हैं? पहला, क्या? न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करना। हर प्रक्रम चाहता है कि उसकी ऊर्जा न्यूनतम हो जाए, मिनिमम एनर्जी में आ जाए। केमिकल बॉन्डिंग के टाइम से हम यह पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब किसी प्रोसेस के अंदर ऊर्जा निकलती है तो वह ज़्यादा स्थायी हो जाता है तंत्र, यानी जब भी एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, जब भी एनर्जी लगेगी तो वहाँ अस्थायित्व का पता चलता है। ठीक है ना, कंफर्म है? सो जब भी किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है ना, वो स्टेबिलिटी की ओर ही बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर कोई भी तंत्र ये चाहता है कि उसकी ऊर्जा न्यूनतम हो जाए। इसको मैं कहूंगा कि डेल्टा एच नेगेटिव वाले प्रोसेस होना चाहते हैं। होता है कि नहीं? जिनके अंदर ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम डेल्टा एच नेगेटिव वाला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यानी निश्चित तौर पर पहला चालक बल बोले तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा होगा कि भाई डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। दूसरा ड्राइविंग फोर्स होता है अधिकतम अव्यवस्था या एंट्रोपी प्राप्त करना। ठीक है ना, अधिकतम क्या होना? अव्यवस्था। आपको मालूम है ये बात कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम रैंडमनेस भी बोलते हैं, यादृच्छिकता भी बोलते हैं, या एंट्रोपी भी बोलते हैं, ठीक है ना, अव्यवस्था ही लिख देते हैं। अधिकतम अव्यवस्था प्राप्ति, हर तंत्र ये चाहता है। मैंने ये बात आपको डिस्कस कब की थी? एंट्रोपी के टाइम पर, कि हर सिस्टम जो है वो ये चाहता है कि एंट्रोपी बढ़े। इसीलिए ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि स्वतः प्रक्रम से एंट्रोपी बढ़ जाती है। सो अधिकतम अव्यवस्था प्राप्ति, इसका तात्पर्य है डेल्टा एच का मान हर कोई क्या चाहता है? पॉजिटिव चाहता है। तो बच्चों, ऊष्मागतिकीय रूप से यदि बात करें तो ये वे दो पैरामीटर हैं जो किसी प्रक्रम के होने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह कार्य करते हैं, एक चालक बल की तरह कार्य करते हैं, और उसकी मदद करते हैं कि हाँ भाई आप हो, एक तरह से धक्का दे रहे हैं। अब सोचिए, यदि ये दोनों फैक्टर किसी प्रोसेस के लिए इसी दिशा में जा रहे हैं जैसा कि हमने लिखा है, यानी डेल्टा एच किसी के लिए नेगेटिव हो और डेल्टा एच पॉजिटिव हो, तो उस प्रक्रम को होने से कोई रोक सकेगा क्या? नहीं, वो प्रोसेस तो होके ही मानेगा, कंफर्म है। यदि किसी का डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो उस प्रोसेस को आप होने से रोक ही नहीं सकते, वह प्रोसेस तो होगा ही होगा। और यदि किसी प्रोसेस के लिए दोनों ही विपरीत हों तो उसे आप करवा नहीं सकते। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, समझ रहे हो? जैसे कि आप साइकिल चलाने की इच्छा रख रहे हैं, आप साइकिल चलाना चाह रहे हैं, तो साइकिल आगे कब जाएगी और एक व्यक्ति आपको रोकना चाह रहा है, पीछे से रोक रहा है आपको। तो यदि व्यक्ति रोक नहीं रहा है, मतलब एक व्यक्ति है जो पीछे साइकिल के खड़ा हुआ है, यदि आप भी साइकिल को आगे ले जाना चाहते हो और पीछे वाला भी धक्का दे,
तो यानी कि सब एक ही दिशा में चले जाएंगे, तो फिर साइकिल को चलने से कौन रोक सकता है। आप भी चलाना चाह रहे हो, पीछे वाला से धक्का भी आपको उसी दिशा में दे रहा है, तो फिर आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे आगे। और कैसे पहुंचोगे वो एक अलग मैटर है, ज़्यादा धक्का दे दिया तो फिर कहीं और ना पहुंच जाए। हाँ, तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन इसके विपरीत हो कि ना तो मैं साइकिल चलाना चाह रहा हूँ और नहीं जो पीछे खड़ा है वो आगे मेरे को जाने देना चाह रहा, तो बताइए हो जाएगी कैसे साइकिल आगे? जा सकती है क्या? मैं भी नहीं चलाने जा रहा और वो भी मुझे जाने नहीं देना चाह रहा, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता वो आगे बढ़ेगी। सो यदि दोनों ही फेवर में हैं तो प्रोसेस को रोक नहीं सकते, दोनों ही फेवर में नहीं है तो प्रोसेस को करा नहीं सकते। प्रॉब्लम जब आएगी जब आप तो चलाना चाह रहे हो और पीछे वाला रोकना चाह रहा हो, तो फिर हमको किसी और रिजल्ट पर जाना पड़ेगा, यानी कि फिर फाइनल डिसीजन गारंटीड नहीं है, कुछ और फैक्टर हमको देखने पड़ेंगे, उस पर हम आएंगे। लेकिन फिलहाल दोनों फेवर दोनों डिसफेवर वाली कंडीशन जरूर यहां मैं मेंशन कर देता हूं, जो कि बेहद उपयोगी है। एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत उपयोगी साबित होगी। देखिएगा, यदि कहीं ऐसा है कि डेल्टा एच का मान नेगेटिव है और डेल्टा एस का मान पॉजिटिव है, तो यह बेहद खुशी की बात है, क्योंकि ऐसी सूरत में प्रक्रम सदैव स्वतः होगा, क्योंकि दोनों कारक फेवर में हैं, बोथ द फैक्टर्स आर फेवरिंग द प्रोसेस, तो फिर निश्चित तौर पर वो प्रक्रम होकर ही मानेगा। लेकिन यदि डेल्टा एच का मान तो पॉजिटिव हो जाए, उल्टा हो जाए कहने का मतलब है, और डेल्टा एस का मान यदि नेगेटिव हो जाता है, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा एस नेगेटिव हो जाए, तो फिर इस सूरत के अंदर जो प्रक्रम है वह हमेशा ही असवतः होने वाला है, नॉन स्पॉन्टेनियस जिसको हम बोलते हैं। इस प्रोसेस को आप कभी भी नहीं करवा सकते, ठीक है। लेकिन यदि एक कारक फेवर में हो और एक कारक फेवर में न हो, तो फिर इनके संयुक्त प्रभाव से इसकी गणना की जाती है, और इसी को संयुक्त प्रभाव को ही क्या कहते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा। यानी कि यहां से हमको गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यदि एक कारक, एक कोई सा भी, चाहे डेल्टा एच हो चाहे डेल्टा एस हो, है ना, यदि कोई एक कारक अनुकूल ना हो, भाई दूसरा तो अनुकूल ही होगा ना, एक कारक अनुकूल ना हो, मान लेते हैं कि कोई एक फैक्टर है जो कि फेवरेबल नहीं है, एक कारक अनुकूल ना हो, तो स्वतः होना डेल्टा एच व डेल्टा एस के संयुक्त मानों पर निर्भर करता है। यानी कि संयुक्त मानों पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा प्रयोग की जाती है। ये गिब्स फ्री एनर्जी अलग अलग चैप्टर में अलग अलग समय पढ़ी गई है ना। डेल्टा जी जिसको हम कहते हैं, तो उसके बारे में अब चर्चा करने का समय आ चुका है। इसको हम गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी से व्यक्त करते हैं। एक्चुअली इनका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल जाती, केवल अंतर निकाला जाता है, इसलिए डेल्टा जी लिखते हैं। सो इस हेतु गिब्स मुक्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है। यानी यहाँ से जो बात अब आकर अटकी है वह गिब्स मुक्त ऊर्जा पर अटकी है। क्या मैंने बताया? मैं फिर बोल दे रहा हूं बच्चों, हम ये कह रहे हैं कोई प्रक्रम, कोई प्रोसेस यदि स्वतः होता है तो उसके लिए दो कारक जो हैं वो विरोध आपके चालक बल की तरह कार्य करते हैं, ड्राइविंग फोर्स की तरह कार्य करते हैं। एक होता है ऊर्जा का कम होना, दूसरा होता है अव्यवस्था का बढ़ जाना, यानी डेल्टा एच का नेगेटिव होना और डेल्टा एस का पॉजिटिव होना। दो फैक्टर है, या तो डेल्टा एच नेगेटिव हो या डेल्टा एस पॉजिटिव हो। ठीक बात, यहां तक क्लियर है। अब डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव दोनों होने पर तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो आपका प्रक्रम सदैव स्वतः होगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। दोनों विपरीत में हो कभी भी स्वतः नहीं होगा। लेकिन यदि कोई एक कारक आपके फेवर में हो और एक कारक फेवर में ना हो, तो ऐसी सूरत में हमको अंतिम निर्णय गिब्स मुक्त ऊर्जा से लेना होता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से संबंधित है। आपको ध्यान है इस इक्वेशन को यूज हम कई बार कर चुके हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बहुत उपयोगी टर्म अब हम पढ़ने वाले हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा, स्वतः प्रक्रम समाप्त नहीं हुआ है भाई मेरे, क्योंकि स्वतः प्रक्रम होने का पता ही तो लगेगा गिब्स ऊर्जा से। सो यहां से हम अब बात कर रहे हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा की। ठीक है,
स्वतः प्रक्रम में ही चल रहा है प्रभु। गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसको केवल गिब्स ऊर्जा भी कहने के लिए IUPAC बोल चुकी है कि भैया इसको फ्री में मिलना बंद करो, फ्री नहीं है ये। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्यों बोलते हैं? ये तो है तो ऊर्जा का प्रकार हो तो कॉमन सेंस है, लेकिन और गिब्स तो वैज्ञानिक का नाम है। अब मुक्त का क्या मतलब होता होगा? फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता होगा? ये किसी तंत्र की वह ऊर्जा जो कार्य के लिए उपलब्ध हो, समझे? देखो मैं बताता हूं, तंत्र की वह ऊर्जा, या यूं कहें कि तंत्र की ऊर्जा का वह भाग, इसलिए फ्री का है, उपलब्ध है ना, जो उपलब्ध होगी चीज वही तो फ्री होगी। तो तंत्र की ऊर्जा का वह भाग जो कार्य हेतु उपलब्ध हो, इट इज अवेलेबल फॉर वर्क। क्या कहलाता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है, या गिब्स एनर्जी कहलाता है। ठीक है, एक ही बात है। सबसे पहली बात कि भैया मुक्त इसलिए कह रहे थे क्योंकि यह कार्य के लिए क्या थी? उपलब्ध थी। तो कार्य के लिए जो उपलब्ध ऊर्जा है उसको गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। यह कैसा गुण है? तो यह एक विस्तीर्ण या मात्रात्मक गुण है। एक सभी, मैंने कहा था सभी प्रकार की ऊर्जाएं जो होती है वो मात्रात्मक होती हैं, तो यह मात्रात्मक गुण तथा अवस्था फलन है। दोनों के मतलब हमने शुरुआत में बताए थे जब थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ था। स्टेट फंक्शन यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करना, और मात्रात्मक गुण यानी कि तंत्र के आकार पर निर्भर करना। तो देख रहे हैं यहां पर, ये एक बेसिक जानकारी हमने अभी तक दी है गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में। अभी और हमको डिटेल देखना है इसका सूत्र, और ये कैसे मददगार है आपको स्वतः प्रक्रम को ज्ञात करने में। तो देखिए, डेल्टा जी का सूत्र जो अलग अलग समय पहले उपयोग में आ चुका है वो है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। आप इसके बारे में जानते हैं क्योंकि हमने इसको यूज किया है, पहले नहीं जानते तो अब जान लीजिए। डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S होता है। अब ये क्या लिखा है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये कहां से आया, क्यों आया। पहली बात, ये ऊर्जा है तो ये भी संयुक्त रूप से ऊर्जा ही होगी। ऊर्जा में से ऊर्जा ही घटेगी ना मेरे भाई। हाँ, ये एनर्जी है तो ये एनर्जी माइनस करोगे, एनर्जी के अंदर से किलोग्राम माइनस थोड़ा कर दोगे। तो ये टी डेल्टा एस भी संयुक्त रूप से एनर्जी ही होगा। ये भी एक प्रकार की एनर्जी, ये भी एक प्रकार की एनर्जी, ये भी एक प्रकार की एनर्जी, लेकिन इस एनर्जी में निर्धारण तापमान और एंट्रोपी दोनों की मदद से हो रहा है। एंट्रोपी की यूनिट होती है जूल प्रति केल्विन, एंट्रोपी की यूनिट होती है जूल प्रति केल्विन। ये केल्विन केल्विन से केल्विन कट गया, जूल बच गया, है ना एक ऊर्जा। अरे भैया ये भी एक ऊर्जा है क्योंकि इसकी इकाई होती है जूल प्रति केल्विन। केल्विन और टेम्परेचर की भी केल्विन कैंसिल हो गया, जूल बचा, या कैलोरी प्रति केल्विन। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि यह डेल्टा यहां जो H है ना वह है कुल ऊर्जा। किसी तंत्र की कुल उपलब्ध ऊर्जा जो है, किसी तंत्र में कुल समाहित ऊष्मा जो है, समाहित कंटेंट जिसको हम बोलते हैं, वह आपकी डेल्टा H है। और ये जो है ना वो अनुपलब्ध ऊर्जा है, ये अनअवेलेबल एनर्जी है। तो उसको माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ गई? उपलब्ध ऊर्जा आ गई। यह आपकी अवेलेबल एनर्जी आ गई। समझें इस चीज को। क्यों मैंने अभी कहा था कि कार्य के लिए उपलब्ध ऊर्जा ही गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है? बेसिकली टोटल में से जो अवेलेबल नहीं है, टोटल है, इसमें से अवेलेबल नहीं है टी डेल्टा एस, उसको जब मैं माइनस कर दूंगा ना तो जो मेरे पास ऊर्जा आएगी ना उसी को हम क्या कहेंगे? गिब्स मुक्त ऊर्जा कहेंगे। यानी कि कुल में से अनुपलब्ध जो ऊर्जा है उसी को हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। ये आपकी मंथली इनकम है मान लेते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपया मान लेते हैं, ये आपकी मंथली इनकम है, ठीक है, बढ़िया कमाओ, क्या दिक्कत है, ये 1 लाख रुपया। अब क्या आप सारा खर्च कर देंगे? क्या सारे के सारे आप खर्च के लिए उपलब्ध करा देंगे? नहीं, कुछ हिस्सा उसका हम सेविंग के रूप में रखते हैं ताकि कभी इमरजेंसी आए तो जीवन चलता रहे। सो ये 1 लाख रुपया टोटल आपकी थी और इसमें से आपने कह दिया कि भाई 20,000 रुपये तो मैं नहीं दूंगा, 20,000 रुपये तो मैं बैंक में जमा कराऊंगा, मैं तो सेविंग पे रखूंगा, घर में छुपा के रखूंगा, जो भी करूंगा।
लेकिन मैं उसको खर्चों में उपलब्ध नहीं कर सकता, मैं उसको कहीं भी खर्च नहीं कर सकता। सो ये लाख रुपए आपकी सैलरी है, उसमें से 20,000 रुपये आपने अपने लिए रख लिए, तो अब उपलब्ध खर्चों के लिए उपलब्ध जो है ना वो आपका 80,000 रुपये बचा, वही गिफ्ट मुक्त ऊर्जा है। अब आप कोई चीज़ खरीदोगे, कुछ कहीं खाओगे, कुछ घूमने जाओगे, तो मुझे बताइए कि इसमें कमी आएगी कि वृद्धि होगी? कॉमन सेंस है कि इसमें कमी ही आएगी ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब स्वतः प्रक्रम होता है तो गिफ्ट मुक्त ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। जब कोई तंत्र कार्य करेगा, स्वतः प्रक्रम है तो तंत्र ही कार्य करेगा। आप घूमने जा रहे हो तो आप ही खर्चा कर रहे हो, कहीं और से नहीं आ रहा है ना, आप ही अपनी ट्रिप लेके जा रहे हो, तो आप खर्चा करोगे तो निश्चित तौर पर इस अमाउंट में तो कमी ही आती जाएगी ना समय के साथ। इसलिए बोलते हैं कि जब भी कोई प्रक्रम स्वतः होता है तो डेल्टा जी का मान क्या होता है? घटता चला जाता है। डेल्टा जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर? उम्मीद है आप बात समझे होंगे कि हम यहां डेल्टा जी स्वतः प्रक्रम के लिए हम यह शर्त रख रहे हैं। अब डेल्टा एच कुछ भी हो, डेल्टा एस कुछ भी हो, हमने शर्त यहां रख दी कि यहां डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो बेटा जो वो प्रॉब्लम आई थी ना कि कोई एक कारक तो फेवर में हो और दूसरा ना हो, तो अब वो समस्या दूर हो गई। क्यों? आप भूल जाओ डेल्टा एच को, डेल्टा एस को, आप तो उनकी वैल्यू रखो और डेल्टा जी को चेक कर लो कि ये फेवर में है कि नहीं। यदि डेल्टा जी फेवर में है तो प्रक्रम स्वतः होगा ही होगा। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? डेल्टा जी की तलाश कर लीजिए आप। तो डेल्टा जी यदि फेवर में आ रहा है तो वह प्रक्रम स्वतः होगा, यानी कि स्वतः होने का निर्धारण अब गिब्स मुक्त ऊर्जा की सहायता से किया जाता है। ड्राइविंग फोर्स कौन थे? डेल्टा एच था और डेल्टा एस था। दोनों फेवर में होने पे क्लियर कट कंडीशन है, दोनों फेवर में ना होने पर क्लियर कट कंडीशन है। लेकिन कोई एक फैक्टर फेवर में हो और एक ना हो तो फिर अंतिम निर्णय किससे लिया जाएगा? डेल्टा जी से लिया जाएगा। फिर ये बताएगा आपको कि वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा। इस संबंध से हम ज्ञात कर पाएंगे। समझे? अब इसके लिए हम एक टेबल भी यहां बना रहे हैं, ठीक है। उससे पहले एक संबंध और मैं यहां डिराइव करना चाहता हूं। देखिए वो क्या है? डेल्टा जी सिस्टम यानी तंत्र, थोड़ा सा समझिएगा, एवं डेल्टा एस, कभी कभी ये रिलेशन काम आ जाता है। देखिए पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेसिकली। टोटल मतलब क्या होता था? परिवेश एवं तंत्र में संबंध। देखिएगा हल्का सा एक डेरिवेशन करा रहा हूं क्योंकि कभी कभी ये डेरिवेशन काम आ जाता है। डेल्टा जी तंत्र व डेल्टा एस टोटल में क्या संबंध है? हम इस इक्वेशन पर वापस आएंगे, इसके लिए हम फिर से एक टेबल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अतिरिक्त जानकारी और दे रहा हूं जिसको आप समझो तो बेहतर रहेगा। देखिए ध्यान रखना, यहाँ डेल्टा जी तो मैंने तंत्र लिखा है और डेल्टा एस टोटल लिखा है। डेल्टा एस टोटल का मतलब क्या होता है? देखो ये बताता हूं अभी। डेल्टा एस टोटल बराबर होता है डेल्टा एस तंत्र यानी सिस्टम प्लस डेल्टा एस परिवेश यानी कि क्या? परिवेश की एंट्रोपी। दोनों का जो योग है, सराउंडिंग है ना, दोनों का जो योग है उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा एस टोटल कहते हैं। यहां तक ठीक? डेल्टा एस तंत्र प्लस डेल्टा एस परिवेश। अब आ जाइए, आप जानते हैं कि डेल्टा एस सराउंडिंग को मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी, क्योंकि डेल्टा एच सराउंडिंग बराबर क्या होगा? डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी होगा, और डेल्टा एच सिस्टम बराबर क्या होता है? माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग, है ना। डेल्टा एच सराउंडिंग बराबर क्या होगा? माइनस का डेल्टा एच सिस्टम लिख सकता हूं ना। तो यहां पर मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अब वापस से अपनी उस इक्वेशन पे आ जाइए, यानी मैं कह सकता हूं कि डेल्टा एस टोटल बराबर होगा डेल्टा एस सिस्टम मतलब तंत्र। यहां तक तो ठीक है। और वो जो प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग था उसकी जगह क्या लिख दिया? माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड बाई टी लिख दिया। ठीक है, यहां तक ठीक है। ये इक्वेशन 2 है मान लेते हैं और ये इक्वेशन 1 है। तो यह जो हमने लिखा ना अभी वो 1 व 2 से लिखा गया है, दोनों को हमने संयुक्त कर दिया। तो उससे हमको
अब इसमें t यहाँ एलसीएम ले लूं तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा t डेल्टा s सिस्टम बचेगा, माइनस क्या बचेगा, डेल्टा h सिस्टम बचेगा, बराबर क्या बचेगा, डेल्टा s टोटल बचेगा। तो ऐसी सूरत में एक रिलेशन यहां पर आ गया, आप देख सकते हैं कि t डेल्टा s टोटल बराबर माइनस का डेल्टा g। ये देखो सिस्टम, अरे डेल्टा जी, या यूं कह लूं कि माइनस का टी डेल्टा एस टोटल, माइनस का टी डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा जी सिस्टम, तो उसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा, सेम ही बात है। इसको डेल्टा जी सिस्टम लिख दिया भाई, इसको डेल्टा जी सिस्टम लिख दिया है। ये एस वाई एस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये आ गया रिलेशन दोनों के बीच में। अब इस रिलेशन से पता क्या चला, स्वतः प्रक्रम के लिए कुछ यहां कंडीशन मिलती है जो कि परीक्षा उपयोगी, और उसी वजह से मैं इसको बता रहा हूं। स्वतः प्रक्रम के लिए कुछ कंडीशन मिलती है, देखिएगा स्वतः, या फिर यूं करते हैं सेपरेट ही बात करते हैं इसके बारे में क्योंकि महत्वपूर्ण भी है। इससे क्या निष्कर्ष निकला वो मैं यहां बताता हूं। देखिए निष्कर्ष ये निकला कि माइनस का टी डेल्टा एस टोटल बराबर आ गया डेल्टा जी सिस्टम। जो आपको कहा गया वो ये है कि माइनस का टी डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा जी सिस्टम आ गया। अब ऐसी सूरत के अंदर आप इसके अंदर केस 1 लगाइए। देखिए पहला केस हो सकता है, क्या हो सकता है कि बेटा डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव हो, सुनिएगा, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 हो, ऐसा भी कह सकता हूं ना, ग्रेटर देन 0 हो तो डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 आ जाएगा। इस रिलेशन के हिसाब से तो दिख ही रहा है, और प्रक्रम स्वतः होगा। तो यह स्वतः प्रक्रम की दो स्थितियां यहां क्लियर हैं। ध्यान रखना यहां एंट्रोपी टोटल के बारे में बात हो रही है। इससे पहले जो हम देख रहे थे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, उसमें डेल्टा एस किसकी थी, सिस्टम की थी। यह एंट्रोपी टोटल है। स्वतः प्रक्रम के लिए जो कंडीशन है वो एंट्रोपी टोटल, और उधर जो इक्वेशन है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में, वो डेल्टा एस कौन सी सिस्टम है, वो टोटल नहीं है। ये अलग रिलेशन है दोनों के बीच में। सो डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, तो ठीक है, यहां पर ये आ गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि डेल्टा एस टोटल जो है वो लेस देन 0 आए, तो ऐसी सूरत में डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और यह प्रक्रम कैसा होगा, अस्वतः। यानी अल्टीमेटली हमारे पास दो आधार हैं किसी भी प्रक्रम के स्वतः या अस्वतः होने के लिए, एक डेल्टा जी तंत्र है और एक डेल्टा एस टोटल है। तीसरा एक स्थिति हो सकती है कि डेल्टा एस टोटल बराबर 0 हो जाए, ना 0 से बड़ा ना 0 से छोटा, तो ऐसी सूरत में डेल्टा जी सिस्टम भी 0 हो जाता है, और यह स्थिति कौन सी कहलाती है, साम्य अवस्था। यानी प्रोसेस, ये सब अग्र दिशा के लिए स्वतः होगा, यानी प्रोसेस ना तो अग्र में जा रहा ना पश्चिम में जा रहा, मतलब दोनों ही दिशाओं में जा रहा है लेकिन समान दर से जा रहा, नेट किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा। ये भी निष्कर्ष अपने आप में परीक्षा में आते हैं, समझने की कोशिश करें, या जो निष्कर्ष हमने लिखे हैं उनको समझने का प्रयत्न करें। मैंने क्या बताया अब तक, मैं फिर बोल रहा हूं, या तो आप डेल्टा जी सिस्टम से पता कर लो कि भाई प्रक्रम स्वतः होगा कि नहीं होगा, या फिर आप डेल्टा एस टोटल से पता करो। आपके पास दो परिस्थितियां हो सकती है जिसकी मदद से यू कैन फाइंड आउट एंट्रोपी, प्रोसेस स्वतः है या कि नहीं, एक गिब्स मुक्त ऊर्जा और एक एंट्रोपी। ठीक है, अब वो जो इक्वेशन लिखी थी ना डेल्टा जी वाली, उसको कैसे यूज करना है वो देखें। देखिए कैसे यूज करना है तो वो मैं बता रहा हूं। स्वतः प्रक्रम हेतु स्थितियां, कंडीशंस फॉर, यू कैन से एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारे पास में है, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए मैं बताता हूं यहां पर, समझना। मान आपके पास डेल्टा एच होगा, एक तो एक टेबल बना रहा हूं, डेल्टा एस होगा नो डाउट, डेल्टा जी होगा जिससे सब कुछ पता चलना है नहीं, और प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ सिस्टम। ये विभिन्न बातें हैं जो हमको जाननी है। देखिए डेल्टा एच का मान क्या क्या हो सकता है,
नो डाउट डेल्टा एच का मान या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, और तो कोई तीसरा होगा नहीं। तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और जब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ दो केस बन गए। इसी तरह से यहाँ पर भी वो पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पर भी नेगेटिव हो सकता है। ये सब तंत्रों की बात हो रही है, कोई टोटल यहाँ कुछ नहीं लिया हमने, सब सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसी इक्वेशन पर वापस आ गए हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाली इक्वेशन कैसे, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला केस, हमको ये इक्वेशन यूज करनी है। अब आप देखो पहले केस में क्या कहा हुआ है वो समझें। डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका, बेटा इसका डेल्टा एच आपको बोला, इसका डेल्टा एच आपसे बोला हुआ है कि पॉजिटिव है, और डेल्टा एस आपको बोला हुआ है कि पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव है, फिर क्या करोगे? अब मुझे बताओ डेल्टा जी के बारे में क्या गारंटी से बोला जा सकता है कि वो नेगेटिव आएगा, या गारंटी से बोला जा सकता है कि पॉजिटिव आएगा? नहीं बोला जा सकता। ये डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? डेल्टा जी नेगेटिव यदि कंडीशन लग रही है प्रभु टी डेल्टा एस बड़ा हो किससे? डेल्टा एच से, यानी कि उच्च ताप पर। इट इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर ओनली, यह केवल उच्च ताप पर ही संभव होगा। ऐसा केवल हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल होगा, जो कंडीशन आपने यहां लिखी है। यानी देखिए मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा एच का मान धनात्मक हो, क्योंकि बच्चों देखो यहां एक कंडीशन तो फेवर में एंट्रोपी वाली, एंथैल्पी वाली नहीं है ना, तो फिर अंतिम निर्णय आपको टेम्परेचर पर बेस्ड हो गया, यानी डेल्टा जी से ही लेना है। अब डेल्टा एच आपका क्या है? डेल्टा एच आपका क्या है? पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। यहां मैंने रखा, निष्कर्ष ये निकला कि नेगेटिव आ तो सकता है, पर कब? जब ये बड़ा हो इससे। ये बड़ा कब होगा? जब हाई टेम्परेचर होगा। यहां हाई टेम्परेचर किससे हाई है? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से हाई है, साम्य ताप से उच्च ताप पर। ध्यान रखना, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको कि यहां पर ये जो हाई हमने लिखा है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है साम्य ताप से उच्च ताप पर, क्योंकि साम्य पर डेल्टा जी 0 होता है। साम्य ताप से उच्च ताप पर यहां कंडीशन किससे कंपेयर करोगे? तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से। तो देखो बच्चों मैं यहां क्या लिख रहा हूं कि भैया ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। प्रक्रम कैसा हो जाएगा? बिल्कुल स्वतः हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव कब होगा? ये लो टेम्परेचर पर। और प्रक्रम कैसा हो जाएगा? अस्वतः। यानी इस कंडीशन में क्या हमेशा स्वतः होगा? क्या हमेशा अस्वतः होगा? नहीं, हमेशा वाली कंडीशन तो यहां है ही नहीं। दूसरा केस लगा के देखते हैं। जैसे सेकंड केस अप्लाई करता हूं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो डेल्टा एच पॉजिटिव, ये तो आपका पॉजिटिव और ये भी आपका नेगेटिव, दोनों ही फेवर में नहीं है। ना तो ये फेवर में ना तो ये फेवर में। आप खुद मुझे बताइए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। देखो आप किसी भी सूरत में आप इसको नेगेटिव ला ही नहीं सकते। टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि केल्विन में हो, केल्विन में कभी नेगेटिव टेम्परेचर तो हो नहीं सकता है कि नहीं? तो भैया ये पॉजिटिव है और ये चीज़ नेगेटिव है, तो इसका फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब हमेशा पॉजिटिव आंसर का तो एक ही मतलब है कि प्रक्रम हमेशा अस्वतः ही होगा। इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस ऑलवेज, यह हमेशा अस्वतः ही होगा। इसका मान सदा अस्वतः होगा, यह कभी भी स्वतः नहीं होने वाला है, यह हमेशा ही अस्वतः होने वाला है। देख रहे हैं? देख रहे हैं? कंडीशन क्लियर है। अब मैं तीसरी स्थिति पर आता हूं। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या बोला है बेटा? फिर से वही इक्वेशन लिख रहा हूं। थर्ड कंडीशन में आपसे बोला गया है कि ये नेगेटिव है और यह पॉजिटिव है। अब मुझे बताइए कि इसका उत्तर कभी भी पॉजिटिव आ सकता है कि डेल्टा जी का? कभी नहीं आएगा। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। देखो यही तो मैंने कहा था, यही तो हमने कहा था कि भैया एंथैल्पी नेगेटिव हो और एंट्रोपी पॉजिटिव हो तो ये तो टोटली फेवर में। उसको डेल्टा जी से भी सिद्ध कर दिया हमने, लेकिन इसमें तो हमको वैसे भी डाउट नहीं था। इस कंडीशन पे तो हमको पहले भी कोई डाउट नहीं था। हमें डाउट तो जो है वह एक फेवर में होने पर और एक फेवर न होने पर था। डेल्टा जी का मान का मूल रूप से उपयोग तो हमें तभी करना है। यहां तो हम बिना डेल्टा जी के बाद के भी कह सकते हैं कि दोनों ही फेवर में, तो आप उसे रोक कैसे पाएंगे? नहीं।
अब चौथी कंडीशन पे आते हैं। चौथी कंडीशन में कह रखा है कि भैया दोनों नेगेटिव हैं। नाउ कम टू दिस पॉइंट, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच कैसा है बेटा? नेगेटिव है। डेल्टा एस कैसा है? नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा जी की शर्त लगानी पड़ेगी। डेल्टा जी बराबर नेगेटिव होगा कब? यदि शर्त है, हमेशा नहीं होगा। भैया ये नेगेटिव है, ये चीज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा एच बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एस से। यानी कि इसे क्या कहूंगा मैं? कौन से ताप पर? साम्य ताप से कम ताप पर, क्योंकि साम्य पर शून्य होता है डेल्टा जी का मान। यानी क्या यहां शर्त है? यस, बिल्कुल कंडीशन है। लो टेम्परेचर पर यह प्रोसेस होता होगा, हाई टेम्परेचर पर यह प्रोसेस होता नहीं होगा। क्योंकि यहां आप देख रहे हैं कि एक चीज तो फेवर में पर दूसरी नहीं है। दूसरी कौन सी? एंट्रोपी वाली फेवर में नहीं है। तो यदि यह नेगेटिव और यह भी नेगेटिव आए तो ऐसी सूरत में डेल्टा जी की वैल्यू डिपेंडेंट है, गारंटी नहीं है, डिपेंडेंट है कि नेगेटिव आ भी सकती है, परंतु कौन से ताप पर? लो टेम्परेचर पर। लो का मतलब साम्य ताप से कम ताप। और पॉजिटिव भी आ सकती है कौन से ताप पर? साम्य ताप से हाई ताप पर। लो पर ये कैसी हो जाएगी? स्वतः हो जाएगी। और यहाँ कैसी हो जाएगी? अस्वतः हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टेबल मानी जाती है एग्जाम के हिसाब से, बेहद उपयोगी है। चारों चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, आप देखें तसल्ली से। चारों बातें जो भी हमको चाहिए फिलहाल इस चीज़ को समझने के लिए, इस फैक्ट को समझने के लिए, वह आपके सामने दी गई हैं। कैसे हमको इससे डिसीजन करना है, कैसे निर्णय लेना है, चीज़ें आपके सामने हैं। देखो, बहुत ध्यान से इस सारणी को, टेबल को देखने की आवश्यकता है। इस पर भरपूर प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? कब प्रक्रम स्वतः होगा? हमेशा हर ताप पर। कब प्रक्रम अस्वतः होगा? हमेशा हर ताप पर। कब प्रक्रम उच्च ताप पर स्वतः होगा? कब प्रक्रम निम्न ताप पर स्वतः होगा? ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उसके लिए मदद हमको इन इक्वेशंस की लेनी होती है। यहां फिलहाल तो हम एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, और वह न्यूमेरिकल कैसा है देखो इधर। क्या इसके कैसा सवाल आ सकता है? पहली बात, किसी प्रक्रम हेतु डेल्टा एच का मान लेते हैं प्लस का 100 किलो जूल है, ध्यान रखना। तथा डेल्टा एस का मान, एंट्रोपी जिसको हम बोलते हैं, वह 200 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो, तो कौन से ताप से अधिक ताप पर, प्रश्न समझिएगा, कौन से ताप से अधिक ताप पर, कौन से ताप से अधिक ताप पर प्रक्रम स्वतः होगा? कौन से टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर यदि हम जाएं, अधिक ताप पर हम जाएं तो प्रक्रम स्वतः होगा। ऑप्शंस दे रहे हैं हम आपके पास सामने हैं। 400 केल्विन, 500 केल्विन, 550 केल्विन या 200 केल्विन। इनमें से हमको यह पता करना है कि कौन से टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर यह प्रोसेस अपने आप होगा। उसके लिए मदद निश्चित तौर पर हमको यहाँ डेल्टा जी की ही लेनी पड़ेगी। अब कैसे लेंगे? देखिए, आपको इस इक्वेशन में एक बात तो ज्ञात हो रही है कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। यह भी धनात्मक है, यह भी धनात्मक है। जब यह भी धनात्मक हो और यह भी धनात्मक हो तो ऐसी सूरत में डेल्टा जी ऋणात्मक कब होता है? कंडीशन होती है, हमेशा तो नहीं होता, हर बार तो नहीं होता, तो कंडीशन लगा देता हूं। यदि कब होगा भैया मेरे, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पीछे वाली चीज बड़ी होनी चाहिए, यानी टी डेल्टा एस का मान बड़ा होना चाहिए डेल्टा एच से। ये कंडीशन लगेगी कि नहीं? देखें आप चीज को, जो मैंने बात स्पष्ट करना चाहे उसे देखें कि भाई ये टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच से बड़ा होना चाहिए।
जब टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच से बड़ा होगा तभी यह प्रक्रम स्वतः हो पाएगा, अदरवाइज तो यह स्वतः नहीं हो पाएगा। सो सिंपल सी चीज है कि टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच एंड टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस हो जाएगा। एंड डेल्टा एच का मान कितना है, वैल्यू रख दो, वैल्यू 100 किलो जूल। यह तो है 100 किलो जूल में है प्रभु, तो 10 की घात 3 बटा क्या कर दिया 200। ठीक है, तो यानी कि ये टेम्परेचर आ गया बेटा 500 केल्विन से ज्यादा है, यानी 500 केल्विन से ऊपर प्रक्रम स्वतः होगा। अतः स्पष्ट है कि 500 केल्विन से अधिक ताप पर प्रक्रम स्वतः होगा। कंपैरेटिवली देखा जाए तो 500 केल्विन से ऊपर के ताप पर, अब देखो ये प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है। एक तो इनमें से कौन से ताप पर यह प्रक्रम स्वतः होगा ऐसा पूछ लेता है, इनमें से कौन से ताप पर यह प्रक्रम स्वतः होगा। यदि ऐसा प्रश्न होता कि इनमें से कौन से ताप पर, तो 550 केल्विन हो जाता। लेकिन प्रश्न पूछा है किस ताप से अधिक ताप पर, तो फिर आंसर होगा 500 केल्विन। बात समझ रहे हो? 550 क्यों? अरे 550 क्यों नहीं, 500 से ऊपर कोई भी होता उसका आंसर फिर वही होता। 501 क्यों सही, 500 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है कि किस ताप पर हो जाएगा, इनमें से आपसे पूछा किस ताप से ज्यादा ताप पर हो जाएगा, तो आंसर 500 ही है। बहुत ध्यान से केयरफुली देखना है इस क्वेश्चन को जब भी आए, बहुत ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को हल करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी। पूछ लेते हैं कि कौन से ताप पर, और आप कर देते हो कौन से ताप से ऊपर। यदि मैं यह पूछता कौन से ताप पर और आप 500 करके आओगे तो गलत होगा। 500 पे तो नहीं होती है, 500 से ऊपर के ताप पे होती है। 500 पे तो साम्यावस्था होगी इसके अंदर। किसी एक दिशा में तो 500 से ऊपर जाएगी, किसी एक का मतलब कहाँ भेजोगे, अग्र दिशा में ही भेजोगे ना। अनुकूल परिस्थिति का मतलब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन ही तो मानूंगा, बैकवर्ड थोड़ी ना मानूंगा। किसी अभिक्रिया को मैं कराना चाह रहा हूं तो अग्र में ही तो कराऊंगा प्रभु, समझे हैं? क्या आप इस प्रश्न की प्रकृति को समझ गए? भली भांति, बहुत उपयोगी प्रश्न है ये। इसी तरीके का एक प्रश्न और देखा जाएगा। एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूं, देखिएगा। एक अभिक्रिया करवाई गई, कुछ इस किस्म की थी। सब गैस हैं इसमें। यहां पर डेल्टा यू का मान, डेल्टा यू यानी डेल्टा ई होता है, जानते हो कि नहीं? जानना ही चाहिए। प्लस का 200 किलो कैलोरी। डेल्टा एस का मान, डेल्टा एस का मान भी दे रखा है। डेल्टा एस का मान प्लस का 500 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। डेल्टा जी ज्ञात करें। पूछा क्या है? डेल्टा जी ज्ञात करें। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक अभिक्रिया करवाई गई, क्योंकि तापमान की आवश्यकता पड़ने वाली है यहां पर। अब देखें, निश्चित तौर पर डेल्टा जी हम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच से निकालेंगे, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, है ना। डेल्टा जी बराबर कर देंगे टी डेल्टा एस। अब यहां पर डेल्टा एच नहीं दे रखा आपको, कोई बात नहीं, इसका रिलेशन तो हमको मालूम है। ये रिलेशन होता है ना, बस अब तो हो गया सॉल्व। ठीक है ना। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी का मान देखो, एक एक करके वैल्यूज लिख दो सारी। तो डेल्टा एन जी का मान प्लस का 2 दे रखा है, क्योंकि 2 और 1 3 ये हुआ और 1 इधर हुआ। 3 माइनस 1 प्लस का 2 हो गया ना। डेल्टा एन जी तो प्लस 2 है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। आर का मान कैलोरी में रखेंगे या किलो कैलोरी में रख दो, कारण कि ये आपकी किलो कैलोरी में है। तो 2 इंटू 10 की घात माइनस 3 किलो कैलोरी, क्या केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये यूनिट होती है इसकी। तो डेल्टा यू किलो कैलोरी में ही है 200
लेकिन डेल्टा एस किलो कैलोरी में नहीं है, तो 0.5 किलो कैलोरी मोल इनवर्स हो जाएगी। सारे मान आपके सामने हैं जिनका हमको यूज करना है। क्यों करना है यूज, समझ रहे हैं? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको इसको यूज करना है। अब देखिए डेल्टा यू का मान रखते हैं, यहां पर डेल्टा यू का मान रखेंगे तो ये हो गया बेटा 200 है, प्लस का ही है। डेल्टा एन जी 2 है, आर 2 × 10⁻³ है, टेम्परेचर 300 केल्विन में रखना पड़ेगा हमेशा, और माइनस दिस इज 300 × डेल्टा एस का मान कितना है 0.5 है। ये आंसर आपका किलो कैलोरी में, ये आंसर आपका किलो कैलोरी में आएगा। देख लीजिए क्या हमने कहना चाहा है। जो भी आंसर आए बात समझे, कैसे किया बात समझे। सिंपल इक्वेशन थी। द ओनली ट्विस्ट इज, यहां पर एक ही चीज जो थोड़ी सी परेशान कर सकती है कि डेल्टा एच सीधे नहीं देकर के इन फॉर्म ऑफ डेल्टा यू दिया हुआ था। डेल्टा यू दे रखा है तो आपको पहले डेल्टा एच ज्ञात उससे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बताया बच्चों मैंने, स्वतः प्रक्रम के होने के बारे में हमने विस्तृत रूप से यहां पर चर्चा की है, जिसमें हमने यह जाना और समझा कि स्वतः होने के लिए कुछ ड्राइविंग फोर्स होते हैं। यदि वे ड्राइविंग फोर्स, दो फोर्स होते हैं एक्चुअली, दोनों ही आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो बेहद खुशी की बात है। नहीं कर पा रहे दोनों सपोर्ट तो फिर कभी भी नहीं होगा। एक सपोर्ट कर रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको डेल्टा जी पर जाना पड़ेगा। या फिर एक और सिस्टम काम करता है, वो है डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस सिस्टम नहीं, डेल्टा एस सिस्टम अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। मैं कितनी बार कह चुका हूं, डेल्टा एस सिस्टम अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। डेल्टा एस टोटल पे जाना पड़ेगा या डेल्टा जी सिस्टम पर जाना पड़ेगा। दो आधार यहां पर स्पॉन्टेनिटी के माने गए। ठीक है, अब इसमें अंतिम हिस्से पर आ रहे हैं हम। थर्मोडायनेमिक्स में एक छोटा सा पोर्शन रह गया, उसको भी बात कर ही लेते हैं। जूल थॉमसन प्रभाव इतना उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया हो, लेकिन जान लेते हैं, समय है हमारे पास कुछ। तो जूल थॉमसन प्रभाव, आप कंपटीशन बुक्स देखेंगे तो वहां आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। इसलिए जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, कोई किसी किस्म का इफेक्ट होगा। गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सरंध्र प्लग से, छोटे से रंध्र से या कोई सरंध्र प्लग बीच में लग रखा है या छोटा कोई छेद है, उससे होते हुए रुद्धोष्म रूप से भेजने पर उसके ताप में हुआ परिवर्तन जूल थॉमसन प्रभाव, जेटी इफेक्ट शॉर्ट में बोलते हैं, कहलाता है। इस बात का क्या मतलब है देखिएगा। यह वास्तविक गैसों के लिए होता है प्रभु। वास्तविक गैस को, पहले तो प्रभाव को देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उच्च दाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में भेजोगे तो प्रसार होगा ना गैस का, होगा ही होगा। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सरंध्र प्लग या जिसको हम कह सकते हैं कोई छोटा छेद है से भेजने पर उसके ताप में हुआ परिवर्तन, आमतौर पर ठंडी होती है पर फिलहाल मैं परिवर्तन ही लिख रहा हूं, कारण बताऊंगा। साधारणतया कह रहा हूं ना, साधारणतया ठंडी होती है, हमेशा नहीं। उसके ताप में हुआ परिवर्तन ही जेटी इफेक्ट कहलाता है। जेटी, जूल थॉमसन। ठीक, पहले घटनाक्रम समझे क्या हो रहा है। एडियाबेटिकली भेजने पर, है ना, ये भी हमको भेजना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। प्लग से रुद्धोष्म रूप से भेजने पर, एडियाबेटिकली, है ना, एडियाबेटिकली रुद्धोष्म, बाहर से हीट ना आने दे रहे ना जाने दे रहे। इस घटनाक्रम को हम क्या कहते हैं, इस घटनाक्रम को जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। यूं मान लीजिए कि जैसे एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट करूं तो ये एक पोरस प्लग है बीच में, ये एक पोरस प्लग है। पोरस मतलब तभी तो गैस जाएगी प्रभु इधर से इधर। यहाँ ये गैस भरी हुई है, इसको यहाँ से यहाँ अपन को भेजना है। और कैसे भेजना है, इधर रीजन में क्या है तो हाई प्रेशर है और इधर क्या है लो प्रेशर है। और ये बिल्कुल एडियाबेटिकली इंसुलेटेड एक तरह से
यानी कि न ऊष्मा आ सकती है न जा सकती है। इससे गैस के ताप में कमी आती है, आमतौर पर नो डाउट कमी आती है, हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहां फिलहाल हमने परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल किया है, ताप में परिवर्तन। क्योंकि क्या होता है कि हर गैस के लिए एक ऐसा ताप है जिसके ऊपर के ताप पर वो यहां गर्म होने लगती है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप। उस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले यहां एक ज्यादा महत्वपूर्ण बात डिस्कस कर रहा हूं, जूल थॉमसन गुणांक। इसका फॉर्मूला आता है अक्सर परीक्षाओं में, ठीक है ना, म्यू जेटी, इसको व्यक्त करते हैं हम बेटा म्यू जेटी से, जिसे कहते हैं जेटी गुणांक, जूल थॉमसन गुणांक, और उसका सूत्र आता है अक्सर परीक्षाओं में, और वह है dp/dt एट कांस्टेंट h। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाएगा। dp मींस उल्टा लिखा है, dt/dp एट कांस्टेंट h, यानी कि ताप में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, और h, ये म्यू जेटी का मान पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकते हैं क्या? यस। कैसे कैसे देखो मैं बता रहा हूं यहां पर। देखो, यदि म्यू जेटी का मान पॉजिटिव आता है, इसका सीधा मतलब क्या है? देखो, डीपी का मान तो नेगेटिव ही होगा। क्यों? अरे भैया, इसको कम दाब से ज्यादा दाब से कम दाब की ओर भेज रहे हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भेज रहे हो, तो इसका मतलब डेल्टा पी यानी डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव ओनली। यदि आप उसको उच्च दाब से कम दाब की ओर भेजोगे तो दाब में तो कमी आई ना, डेल्टा पी का मान तो नेगेटिव ही हुआ ना, उसमें क्या डाउट है? तो यहां पर डेल्टा पी तो हमेशा नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव है बेटा और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि डीटी भी यहां पर क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि कूलिंग इफेक्ट कह सकता हूं, शीतलन प्रभाव, ठंडी हो गई गैस। यानी कि म्यू जेटी का मान यह बताता है कि गैस के ताप में क्या परिवर्तन हुआ है, निश्चित तौर पर बता रहा है। कैसे? कि यदि म्यू जेटी का मान पूछा जा सकता है क्या डायरेक्ट? यस, पूछ सकते हैं डायरेक्टली भी कि यदि म्यू जेटी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है? तो म्यू जेटी की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब शीतलन प्रभाव यानी कूलिंग इफेक्ट, यानी गैस का ठंडी होना कहा जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने, आप देख सकते हो, म्यू जेटी इज dt/dp एट कांस्टेंट h, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है भाई? दूसरी कंडीशन हो सकती है कि म्यू जेटी का मान नेगेटिव आए। ये सब प्रश्न है जो बन सकते हैं। म्यू जेटी का मान नेगेटिव आए, म्यू जेटी का मान यदि नेगेटिव आता है, इसका क्या सीधा मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है बच्चों कि देखो, डीपी तो नेगेटिव होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो हमेशा होता है, लेकिन यहां डीटी पॉजिटिव है, कंफर्म है। ये तो सदैव होता है, ऑलवेज होता है, इसमें तो आप कोई किसी किस्म का परिवर्तन नहीं कर सकते। डीपी का मान तो 100% ऋणात्मक ही आएगा, डीपी का मान तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव होना चाहिए, और डीटी पॉजिटिव मतलब ताप बढ़ गया। ताप बढ़ गया तो इसे क्या कहेंगे मेरे भाई? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि गैस का ताप बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगी गैस। आमतौर पर ठंडा ही होती है, नो डाउट, आमतौर पर ठंडी ही होती है, लेकिन यहां पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए अब मैं बताऊंगा कौन सी परिस्थिति में ठंडा होगी और क्यों कह रहा हूं कि आमतौर पर ठंडा होता है, ठीक है ना। सब चीजें बताएंगे, लेकिन पहले म्यू जीटी का मतलब समझ लीजिए। यहां लिखी गई हर एक बात एक प्रश्न के रूप में दिखाई दे सकती है। इट मे बी पॉसिबल कि इट इज एज ए क्वेश्चन आपको दिखाई दे, ठीक है। तो यहां तक, और एक नोट यहां पर मैं अलग से बताना चाह रहा हूं, ये भी कभी कभी एग्जामों में आ जाता है कि आदर्श गैस हेतु म्यू जेटी का मान 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? अंतरा आणविक बलों की अनुपस्थिति के कारण। इसको समझना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए भाई, यहां से गैस जब हाई प्रेशर से गैस जब लो प्रेशर में गई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गई, तो वहां प्रसार हुआ होगा, गैस का प्रसार हुआ होगा। प्रसार हुआ होगा तो कार्य करना पड़ेगा। अरे प्रसार करेंगे, प्रसार में कौन कार्य करती है? गैस खुद कार्य करती है, ठीक है ना।
गैस जो है वो स्वयं कार्य करती है। जब प्रसार होता है तो गैस जो है वह स्वयं कार्य करती है। स्वयं कार्य करेगी तो उसकी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग होगा। आंतरिक ऊर्जा का उपयोग होगा तो ताप में कमी आएगी, आमतौर पर ताप में कमी आएगी। लेकिन आदर्श गैसों में तो कोई अंतरण आणविक बल ही नहीं होते। जो आपकी आइडियल गैसेस हैं उनमें तो किसी तरह के कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं है। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है इसका मतलब वह कोई कार्य नहीं होगा, और कार्य नहीं होगा तो फिर निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जब कार्य ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब इनके अंदर कोई ना तो ऊष्मीय प्रभाव दिखाई देगा और न ही आपको क्या दिखाई देगा, शीतलन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट दिखाई देगा। तो बात को समझें कि क्या कहना चाह रहा हूं। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी परीक्षा में दिखाई देते हैं कि आदर्श गैस हेतु क्या बताया अभी तक। सुनो, रियल गैस को आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक एक पोरस प्लग से भेजेंगे एडियाबेटिकली तो उसका ताप में परिवर्तन आएगा। आमतौर पर यह परिवर्तन नेगेटिव सेंस में आता है, यानी वो ठंडी हो जाती है। ठंडी क्यों होती है उसके पीछे मैंने कारण बताया है। लेकिन हर गैस के लिए एक ऐसा ताप आता है जिसके ऊपर वह हीट भी होने लग जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे, अभी मैंने बताया नहीं है। अभी फिलहाल मैंने एक और टर्म डिफाइन की है, एक और पद डिफाइन किया है जिसको कहते हैं म्यूजेटी। म्यूजेटी का फॉर्मूला ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस फॉर्मूले में हमें क्या शिक्षा मिल रही भाई, कि भाई इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। डीपी हमेशा नेगेटिव होगा, रटना थोड़ी ना है डीपी नेगेटिव होगा भाई। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाओगे तो उसका मान तो ऋणात्मक ही होगा। डीटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि डीटी भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, डीटी पॉजिटिव है तो फिर फाइनल आंसर नेगेटिव आने लग जाएगा। और साथ में हमने कहा कि आदर्श गैस के लिए म्यूजिटी का मान क्या होता है, 0 होता है। यहीं पर एक टेम्परेचर डिफाइन है जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, वह है इनवर्जन टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम ताप। इसको भी शॉर्ट में देखें, कह सकते हैं कभी कभी आ जाए इनवर्जन टेम्परेचर, व्युत्क्रम ताप। तो बेटा क्या है कि प्रत्येक गैस हेतु वह ताप, प्रत्येक गैस हेतु एक ऐसा ताप होता है जिससे अधिक ताप पर या जिससे ऊपर गैस ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, यानी गर्म होती है। ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, इसका मतलब गर्म हो जाती है। समझे ना, ऊष्मीय प्रभाव का मतलब समझ गए, गर्म हो जा रही होगी, हीट हो जा रही हो, गर्म होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, इनवर्जन टेम्परेचर होते हैं। अब क्या होता है कि नॉर्मली ये इनवर्जन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो रूम टेम्परेचर पर साधारणतया गैसें ऊष्मीय प्रभाव नहीं दर्शाएंगी। जैसे भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए, ऐसी गैसों के लिए क्या है कि इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वो रूम टेम्परेचर पर क्या दिखाएंगी, आमतौर पर ऊष्मीय प्रभाव नहीं दर्शाएंगी बल्कि शीतलन प्रभाव दर्शाएंगी। ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं साधारणतया Ti का मान सामान्य ताप से, कमरे के ताप से 25 डिग्री से अधिक होता है। पहली बात तो ये जाने कि ये नॉर्मली इसकी वैल्यू हाई होती है, परंतु ये भी जाने कि हीलियम व हाइड्रोजन जैसी गैस हेतु, हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैस हेतु इनके लिए जो Ti वो कम है किससे, रूम टेम्परेचर से, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से। अतः उनमें क्या होगा, ये गैसें रूम टेम्परेचर पर, समझ जाओगे, रूम टेम्परेचर पर भी क्या गर्म होंगी। ठीक है ना। ये वो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों के लिए रूम टेम्परेचर से इसका मान कम होता है इन्वर्जन टेम्परेचर का, इसीलिए ये गर्म भी हो जाती हैं। यहां पर एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि लेकिन नॉर्मल जो गैसेस है उनके लिए ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो ठंडी होती हैं। यहां पर एक फॉर्मूला भी मैं बता देना चाहता हूं कि Ti बराबर होता है बेटा 2A/RB। यदि आप याद करो तो आपको ध्यान आएगा कि एक सूत्र और हमने इसी किस्म का लिखा था जिसको बोला था TB, बॉयल टेम्परेचर। याद करो, बॉयल टेम्परेचर का सूत्र क्या था, बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर था जिस ताप पर
गैसें वास्तविक से आदर्श व्यवहार की ओर मूव करती हैं, यानी आदर्श व्यवहार दर्शाती है। यदि ध्यान हो तो यहां पर एक बात दिखाई देती है कि यह जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वह बॉयल ताप का दुगना है। टीबी क्या है बेटा? टीबी यहां पर क्या है? तो ये है बॉयल ताप। ध्यान होना चाहिए, मैंने इसे आपको करवाया है बॉयल ताप। देखिए पिछले चैप्टर में जो बात करा रखी है उसका तो इस्तेमाल करेंगे ही, ये इसी को तो पढ़ाई करना कहते हैं। और क्या, पिछला भूलता जाएंगे और नया नया करते जाएंगे तो वो पढ़ाई थोड़ी ना है, समझे? जहां से चले वहां नहीं आ सकते, साइक्लिक प्रोसेस नहीं हो सकता पढ़ाई करना, आगे बढ़ना है अपन को। साइक्लिक प्रोसेस में तो फिर शून्य हो जाएगा मामला। क्लियर? बात समझे मैंने क्या कहा? मैं बता दे रहा हूं फिर से। जूल थॉमसन प्रभाव में हमने यह जाना कि गैस को उच्च दाब से कम दाब की ओर भेजा जाए, वो भी एडियाबेटिकली, तो फिर उसके ताप में परिवर्तन आता है जो आमतौर पर कमी के रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक गैस के लिए हर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो ऊष्मीय प्रभाव दर्शाने लग जाती है, उसको हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट बहुत डिटेल में हम नहीं देख रहे हैं, आवश्यकता नहीं है इसको डिटेल में देखे जाने की, और नहीं ये आपके सिलेबस में मेंशन भी है, ठीक है ना। ये एसोसिएटेड है, आसपास वाला है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। सो हमने जाना कि हर गैस के लिए एक टेम्परेचर होता है निश्चित तौर पर। हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैस के लिए तो यह इन्वर्जन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम है, तो ये तो रूम टेम्परेचर पर भी क्या हो जाएंगी? ऊष्मीय प्रभाव दर्शाएंगी। साथ में एक बात और जान लीजिए कि इसका उपयोग कहां किया जाता है, इस प्रभाव का उपयोग कहां कर सकते हैं? गैसों के द्रवीकरण में, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। वी कैन यूज इट फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसों के द्रवीकरण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। क्यों? अरे भाई बार बार जब मैं गैस को इस प्रभाव में गुजारूंगा और वो ठंडी होती जाएगी, ताप उसका कम होता जाएगा, तो ताप कम करोगे तभी तो द्रव में बदलेगी। तो जेटी इफेक्ट का उपयोग गैस के लिक्विफिकेशन में यानी द्रवीकरण में किया जा सकता है। यह बिल्कुल सत्य कथन माना जाएगा, क्योंकि जब हम बार बार उसको इस प्रोसेस से गुजार, एक बार में नहीं हो जाएगा कि वो द्रव में बदल गई। टेम्परेचर धीरे धीरे, भाई पहले उसका जो भी टेम्परेचर था, एक बार जेटी इफेक्ट में गुजारा, ताप कम हुआ, फिर गुजारेंगे और कम होगा और कम होगा, तो धीरे धीरे वह कम होते होते द्रव में बदल जाएगी। तो इसीलिए इसका उपयोग इन्हें द्रव में बदलने के लिए निश्चित तौर पर किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों अब मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। जो भी बात आज हमने की, परीक्षा उपयोगी बातें थी सारी की सारी। स्वतः प्रक्रम पर प्रश्न दिखाई देता रहता है। कुछ उदाहरण मैंने बताए और बताया कि स्वतः प्रक्रम वे होते हैं जो या तो खुद से हो जाएं, समस्या ही नहीं, और ना हो रहे हों तो स्टार्ट करने के बाद तो कम से कम होते रहें। पक्ष में हमने उसके उदाहरण ही दिए। ड्राइविंग फोर्स दो होते हैं भैया, ऊर्जा की कम और अव्यवस्था ज्यादा। हर तंत्र जाता है, यह चाह रहा है कि एनर्जी तो निकले और रैंडमनेस बढ़े, अव्यवस्था बढ़े, उष्मागति के रूप से ये फेवरेबल है। तो यदि दोनों फेवर में हुए तो बहुत खुशी की बात है, मिठाइयाँ बांट सकते हैं आप। लेकिन यदि दोनों फेवर में नहीं है तो फिर मिठाई बांटना रोक दें, क्योंकि वो प्रक्रम नहीं होने वाला है। हाँ, एक यदि फेवर में है और एक नहीं है तो फिर आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा से निर्णय लेना पड़ेगा। मुक्त इसलिए बोला है क्योंकि उपलब्ध है, फ्री है तो जब भी अवेलेबल होगे ना भाई। इसके लिए हमने ये बताया कि ये आपकी कुल पेमेंट है, ये आप सेविंग करके रखना चाहते हो, ये खर्च नहीं करना चाहते हो, तो खर्च के लिए उपलब्ध जो पैसा है वो डेल्टा जी है। और जैसे जैसे खर्चा करेंगे वैसे वैसे इसमें कमी ही आएगी। आप कोई भी कार्यक्रम जीवन में करेंगे तो इस डेल्टा जी के मान में कमी ही आएगी। कॉमन सेंस, आओगे जाओगे खाओगे कुछ भी करोगे तो कहीं ना कहीं आप इसको खर्च करोगे ही। डेल्टा जी और एस टोटल, मैं फिर बता दूं कि यह सिस्टम है, ये टोटल नहीं है, ये टोटल है। टोटल के बीच में एक संबंध भी हमने डिराइव किया, कभी कभी परीक्षा उपयोगी यह भी साबित हो जाता है, इसीलिए इसके बारे में बात की है हमने। और वह यह है कि डेल्टा जी सिस्टम और टी डेल्टा एस के बीच का क्या संबंध है, तो वह हमने आपको यहां बताया कि ये तीन संबंध हमने बताए कि हो सकता है टोटल पॉजिटिव हो तो ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, प्रक्रम स्वतः होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 0-0 हो तो इस स्थिति को साम्य कहा जाता है। दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज द इक्विलिब्रियम। ये आपके स्वतः के लिए है और ये आपके असतः के लिए है, ठीक है। ये तो बहुत धुआंधार सारणी है भैया, रटने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने बहुत सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में आपको बता दिया कौन सी परिस्थितियों में हमेशा होगा, कौन सी परिस्थिति में कभी नहीं होगा, और किस परिस्थिति के अंदर उच्च ताप पे होगा, किस परिस्थिति में निम्न ताप पे होगा। तो बहुत आसान सा है। बस इसको याद रखने के लिए ये भी कह सकते हो कि जहां डेल्टा एच पॉजिटिव हो वहां ही टेम्परेचर होगा। देखो डेल्टा एच पॉजिटिव, अरे देखिए कॉमन सेंस है, जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब हीट चाहिए उसको,
उष्माशोषी, तो वो हाई टेम्परेचर पे होने लग जाएगी। बस इतना रटना थोड़ी ना उसके अंदर, बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है ना। ये हमने उसी गुणे भाग को स्पष्ट किया था। सवाल किया, प्रश्न ये आता है कि कौन से ताप पर, तो उत्तर होता 550। 550 ही फिक्स है क्या? नहीं है मेरे भाई, 500 पर कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। हाँ, फिलहाल 500 केल्विन आंसर क्यों है? क्योंकि किस ताप से अधिक ताप पर, प्रश्न में किस ताप से अधिक ताप पर ऐसा बोला है, तो इसीलिए यह आंसर 500 केल्विन कंसीडर किया जाएगा। फिर हमने एक प्रश्न किया जिसमें डेल्टा एच, ये प्रश्न भी दिखाई देता है कई बार, डेल्टा एच नहीं दे रखा था, डेल्टा यू दे रखा था। आपको फाइंड आउट क्या करना था? आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा जी। तो कुछ नहीं है, डेल्टा एच को प्राप्त करेंगे डेल्टा यू से और डेल्टा एन जी आर टी से। फिर एक लास्ट में जेटी इफेक्ट भी बचा था, उसको भी हमने कर लिया, जो बेसिकली गैस के द्रवीकरण हेतु प्रयुक्त होता है। मैं लिख देता हूँ कि ये काय के लिए प्रयोग आता है, तो ये प्रयोग आता है किसके लिए? गैस के द्रवीकरण हेतु। यह गैस के द्रवीकरण, फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस, आप इसको यूज कर सकते हो, हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। यह गैस के द्रवीकरण के लिए काम में आता है, क्योंकि गैस ठंडी होती जाएगी तभी उसका द्रवीकरण होगा, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। ठंडी होगी तभी तो द्रवीकरण होगा, और कैसे होगा बताइए लिक्विफिकेशन। इसके लिए ये फॉर्मूला भी लिखा, म्यू जी टी इज डी टी बाई डी पी, जो कि हमें बताता है कि क्या परिवर्तन आएगा। डीपी तो हमेशा नेगेटिव होगा, कंफर्म है। डीटी निर्भर करता है कि ऊष्मीय प्रभाव है या फिर कौन सा है, कूलिंग इफेक्ट है, गर्म हो रहा है या ठंडी हो रही है, ठीक है ना। इन्वर्जन टेम्परेचर, जिस ताप से अधिक ताप पर गैस उल्टा व्यवहार करेगी यानी गर्म होने लग जाएगी, अदरवाइज वो ठंडी होती है, उसी को इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। बॉयल टेम्परेचर इस A/RB होता था, यहाँ 2 × 2 भी है, ये रिलेशन भी काम आ सकता है। मैंने बॉयल ताप का आपको गैसीय अवस्था के अंदर करवाया था, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।